नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस प्रोग्राम को हमें आप तक पहुंचाने और दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सके। साथ ही आपके प्रदेश के मुखिया आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे उनका सरोकार सीधा आपसे जुड़ रहा है और आज आपके मुख्यमंत्री ने क्या नया किया है, आपके प्रदेश के लिए वो क्या नया लेकर आ रहे हैं, इन सबकी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें आपके आसपास के राज्यों में भी क्या कुछ चल रहा है, इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाना ही हमारा पहला मकसद है। तो आज शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और सियासी राज्यों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो बिहार का है। बिहार की सियासत में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पटना के गांधी घाट पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजेपी पर जबानी हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को कभी भी महात्मा गांधी के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, सबको याद रखना होगा और साथ लेकर चलना होगा। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सम्मेलन में बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया कि बीजेपी बिहार में अब किसी भी कीमत पर नीतीश के साथ समझौता नहीं करेगी, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुन लीजिए। सबके हित में हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का। आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात होगी। बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहां पर आए वो और कैसे एक एक जगह जाकर के लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया, इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गया क्लेमेंट नहीं।
हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक जनसभा में सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी ने आज कहा कि सनातन पर हर एक भारतवासी को गर्व है और इस दुनिया में सनातन ही सबसे प्राचीन धर्म है। उन्होंने आगे कहा कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। G20 की अध्यक्षता करना इसी का प्रमाण है। जिस देश ने हम पर राज किया, उसी को पछाड़कर भारत दुनिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में मित्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो एक जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा भारत जिस तेजी के साथ विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा। और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा। इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आज उत्तर प्रदेश गेहूं, दूध, चीनी के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। वहीं बीजेपी परिवर्तन के लिए काम कर रही है, लेकिन इससे उलट समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब गुंडे, माफिया, मवालियों को संरक्षण मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 और इन्वेस्ट समिट को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोनों सम्मेलनों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में और देश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर हम पूरी दुनिया के सामने नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में GDP लोगों की बढ़ी है। हम सब लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाना चाहती है। आज हम गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। चीनी उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं। स्वास्थ्य के मामले में हम पूरे देश के सामने एक बड़े
चुनौती के रूप में उभरे हैं कि सबसे अच्छी सेवाएं स्वास्थ्य की उत्तर प्रदेश में आज लोगों को मिल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेसिक शिक्षा के स्कूल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाकर के देखिए, आज हमारे स्कूल को देखिए, हमने नई शिक्षा नीति ला करके युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम किया। मातृभाषा में लोगों को शिक्षा मिल सकेगी। आमूल चूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। विपक्षी दल सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाकर वोट हासिल करने की जुगत में है। लेकिन प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में रहती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं, इनको संरक्षण मिलता है। और अपने इस समय भी जब वो नेता विरोधी दल हैं, बराबर जेल में जाकर के अपराधियों को ही पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। जिनके पास आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की है, वो सारे देश G20 में शामिल हैं। भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश को 4 जगह मेजबानी करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगी, और उत्तर प्रदेश वास्तव में मेजबानी के लिए पसंद है। और अवधि संस्कृत तो सबसे अच्छी है। आप देखेंगे कि लखनऊ में जब इन्वेस्टर समिट के साथ G20 की मीटिंग्स होंगी, आगरा में होंगी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में होगी, इसके अलावा वाराणसी में होगी, बेहतर से बेहतर। और अब आप बात मध्य प्रदेश की, यहाँ पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने जा रहा है और आज शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूथ गेम का औपचारिक उद्घाटन भी होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायक शान शिवमणि और नीति मोहन के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम का कुंभ मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। इस खेलो इंडिया के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए आज हमारे साथ सिंगर शान और शिवमणि और नीति मोहन मौजूद हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है, और जो उद्घाटन समारोह है आज, उसमें उसको यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे साथ शान जी हैं, शिवामणि जी हैं, नीति जी हैं। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने प्लांटेशन का काम भी यहां संपन्न किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए। दुनिया को संदेश है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी। यशोधरा जी हमारी खेल मंत्री पूरी शिद्दत से तैयारी में लगी हुई हैं। आप जानते हैं 13 दिन, 9 शहर, 27 प्रतियोगिताएं, 6000 से ज्यादा खिलाड़ी आज मध्य प्रदेश की राजधानी में होंगे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस मंत्र के साथ आनंद, उत्साह और उत्सव का वातावरण न केवल खिलाड़ियों में बल्कि पूरे प्रदेश में होगा। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी कुछ जानकारी दे देते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या कुछ होगा, तो भोपाल में आज से ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो यूथ गेम्स है उसकी शुरुआत हो रही है। और साथ ही हम आपको बता दें कि बहुत भव्य तरीके से इसका आगाज़ होने जा रहा है। प्रतियोगिता में खेले जाएंगे तकरीबन 27 से ज़्यादा गेम्स होंगे जो इस प्रतियोगिता के दौरान खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आज नींव रखी जा रही है। राज्य के 9 शहरों में होगा खेलो इंडिया का आयोजन। शुरुआत मध्य प्रदेश से किया जा रहा है और आज कई सिंगर्स भी पहुंचे हैं इसके आगाज़ के लिए। 13 दिनों तक होने वाले प्रतियोगिता के होंगे 23 वेन्यू भी होंगे, 23 वेन्यूज़ भी तैयार किए गए हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे 6000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो आप 6000 खिलाड़ियों से ये समझ सकते हैं कि कितना वाइड, कितना वेग, कितना बड़ा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। पहली बार ये मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अन्य राज्यों में भी होने हैं, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से की जा रही है। और हम आपको बता दें अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तकरीबन इसके 3 सीजन्स भी हो चुके हैं, 3 सीज़न भी आ गए हैं। तो वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा कर चुके हैं प्रतियोगिता की मेज़बानी। इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा भी प्रतियोगिता की मेज़बानी कर चुके हैं। और इस बार ये मौका
मध्य प्रदेश को दिया गया है। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राउज एवेन्यू में दिल्ली की पहली सुपर साइट एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अब रियल टाइम सोर्स ऑप्श मैनेजमेंट स्टडी और साथ ही माफ कीजिएगा सुपर साइट की शुरुआत के साथ ही ज्यादा सटीक तरीके से प्रदूषण से जंग में सक्षम होगी। केजरीवाल ने कहा कि पहले सरकार को प्रदूषण के पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस तकनीक के लॉन्च होने से सरकार को थोड़ी मदद मिलेगी। पूरे देश में अन्य शहरों में देखने में आया है कि ट्री कवर जैसे जैसे विकास होता है, पेड़ काटे जाते हैं, ट्री कवर घटता है। दिल्ली के अंदर हम विकास भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट कवर घटने की बजाय बढ़ रहा है। आज की डेट में वो 23.6% है। नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। और साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल 3 दिन, इस साल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेकर आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज़ दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है, उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। सो अभी शर्मा जी ने कुछ बताया, मैं भी इस पर कमेंट करूंगा। तो जो अभी हमने देखा, अब हमने IIT दिल्ली, IIT कानपुर, टेरी, DPCC, इन सब ने मिलके रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त व्हीकल्स की वजह से कितना पोल्यूशन है, कूड़ा जलाने की वजह से कितना पोल्यूशन है, डस्ट की वजह से कितना पोल्यूशन है, कोयला जलाने की फ्लाई ऐश की वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे कितना पोल्यूशन है दिल्ली की हवा के अंदर, किस वजह से। ये इन मशीनों के द्वारा हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल मशीन थी दुनिया में, उन सब मशीन को प्रोक्योर करके और वो रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट हमने करना चालू किया है। तो एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा, और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1-1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहाँ तक पहुंचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार IIT कानपुर, IIT दिल्ली के साथ मिलके जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा, और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और अब बात हरियाणा की कर लेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंडर-19 T20 विश्व कप चैंपियन टीम के कप्तान शेफाली वर्मा के घर गए, और साथ ही इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शेफाली के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ मिठाइयाँ भी खाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने शेफाली वर्मा के परिवार का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर देश को आज गर्व है। बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी शेफाली वर्मा अंडर-19 कैप्टन यानी क्रिकेट में जो मैच जीता है उसकी वो कैप्टन रही है। यहीं
रोहतक की रहने वाली हैं और मेरी तो खुशी की बात यह है कि वो रोहतक को अब रहती हैं। वास्तव में परिवार तो बनियानी गांव का रहने वाला है और इसलिए एक बहुत खुशी की बात है। उस बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से अपने कोशिश करके और वो आगे बढ़े और अभी अंडर-19 है, अगली सीनियर टीम में भी वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। सोनिया भी है, उसका भी उसी प्रकार से बधाई हो उसके अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि राजधानी देहरादून में हो रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन उसमें शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीति और नीति को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिए गए निर्देशों के बाद पार्टी संगठन को कैसे काम करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जनता तक सीधे संवाद करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज दी गई और आगे क्या कुछ करना है उसके निर्देश भी दिए गए। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही और इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और साथ ही आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये सीधा आपके मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है, इसीलिए इस प्रोग्राम को भी देखना ना भूलें।